चलिए सर, आज 21 ही होगी जी। टुडे इन फोर्स, नाउ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको आपका एक्शन रिएक्शन भी आपका आप कह सकते हैं। कभी पूछा, मम्मी जब गाल पे खींच के थप्पड़ मारती है तो जो आपके गाल को थप्पड़ पड़ता होगा मम्मी के हाथ से, तो मम्मी भी कभी कभी ऐसे करती होगी मारने के बाद, शायद उनके हाथ में भी चोट लगती होगी ना। तो जो मम्मी ने थप्पड़ मारा आपके गाल में वो था एक्शन, और जो मम्मी के हाथ में आपके गाल से जो रिवर्स में मिला रिजल्ट, मम्मी को भी तो रिजल्ट ही मिला ना, वो था आपका नाम रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी गिव अस हार्ड स्लैप ऑन द फेस ऑफ एनी नॉटी बॉय, किसी भी नॉटी बॉय के गाल में जब हम 5 अंगुलियां छापते हैं, समझ रहे हैं, तो द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, बच्चा रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द फोर्स ऑफ आवर हैंड, जो हमारे हाथ का जो बल होता है, हैज एक्टेड ऑन हिज फेस, उसके फेस पर, उसके चेहरे पर उसने काम किया है, एंड प्रोड्यूसेस पेन, और उससे दर्द उसको पैदा हुआ है। आपका नाम देखो, दिस इज ना, दर्द होने लगा है। तो उसी समय, एट द सेम टाइम, उसी समय पर आपका क्या हुआ, आवर हैंड ऑल्सो गेट हार्ट्स, हमारे हाथ में भी, हमारे फिंगर्स में भी चोट लगती है और उसमें भी पेन होने लगता है। एज द चाइल्ड फेस हैज ऑल्सो एक्सर्टेड द इक्वल एंड द अपोजिट फोर्स ऑन आवर हैंड, हमारे हाथ पे उसने बराबर और अपोजिट आपका नाम जो फोर्स यूज किया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसी शब्दावली को अगर इन अदर वर्ड्स अगर आप कहेंगे, जो मैंने अभी इतना आपको बताया, तो दूसरे शब्दों में आपका क्या हुआ, आपका नाम देखो कि व्हेन आवर हैंड पुट्स द फोर्स का मतलब यहां पे एक्शन है, फोर्स। जब आपके हाथों ने आपका जो फोर्स, एक पुट आपका फोर्स रखा, आपका नाम देखो, दिस इज द, ये ऑन चाइल्ड्स फेस, बच्चे के चेहरे पे, द फोर्स exerts some force, तो फोर्स का मतलब यहां पे रिएक्शन है, याद रखिएगा। ये जो यहां पे ये फोर्स आ रहा है वो आपका रिएक्शन है ऑन आवर हैंड। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आप यहां पे इलिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं, आपका नाम दिस इज, इसकी जगह में आप इलिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं। इलिस्ट्रेशन का मतलब ही आपका एग्जाम्पल होता है, याद रखिएगा। तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आप लिख सकते हैं, आपका नाम। तो जब कभी भी आपका नाम दो बॉडीज के बीच में इंट्रैक्शंस होगी, तो देयर आर ऑलवेज टू फोर्सेस कम इनटू प्ले। तो दोनों इंट्रैक्शन होने के बाद दोनों में आपका नाम फोर्स लगेंगे, और यही आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो आपका रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड सम इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कि एक बॉडी अगर ये है, ये आपका फर्स्ट बॉडी है, और ये दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये आपकी सेकेंड बॉडी है, ये आपका देखो, जब दे आर कमिंग क्लोज कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, आपका इंटरेक्ट कर रही है, आपका नाम देखो, दिस इज, तो इसी में इस ये अगर फोर्स
यहां से यहां को लगाएगी तो ये भी आपका नाम देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये देखिए आपका नाम दिस इज इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ का मतलब आपका न्यूटन का थर्ड लॉ आपका नाम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मैं आप बात कर रहा हूं कि ना, whenever a body now exert a force, जब कभी भी कोई बॉडी आपका, कोई एक बॉडी आपका एक्सर्ट करती है फोर्स ऑन अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी पर, तो ना देखो द सेकेंड बॉडी, यानी कि जो अनदर बॉडी था यही बॉडी, द सेकेंड बॉडी, अनदर बॉडी जिसको आप कह रहे हैं आपका नाम देखो दिस एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो वो भी उतना ही फोर्स आपका इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगी, इक्वल फोर्स, लेकिन अपोजिट में करेगा, इसलिए आपका ये माइनस एफ लिखा हुआ है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी, ये अब जैसे फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में आपका जो आपका कह रहा है दैट इज कॉल्ड द एक्शन, ये देखो एक्शन, इसने एक्शन किया, और यही यहां से जब ये सेकेंड बॉडी एक्स ऑन द फर्स्ट दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन, और उसी को आपका रिएक्शन कहा जाता है आपका नाम प्रदर्शन। तो इसीलिए इसको आपका थर्ड लॉ को मेरे हिसाब से एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहना चाहिए, एक्शन रिएक्शन लॉ मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब अभी हो गया, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ में आपका डिफाइन क्या क्या कि टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। आज तो समाज में इतनी गंदगी फैल गई है, इतनी डर्टनेस बढ़ गई, आप मोहल्ले में देखते होंगे, एक ने अगर गाली दी तो उसने एक के बदले दो गालियां दी, उसने उसका कमीज का बटन फाड़ा, उसने उसकी पूरी कमीज ही फाड़ दी। अब इक्वल एंड अपोजिट नहीं लग रहा, अब तो डबल ट्रिपल लग रहा है। उसने उसका एक दांत तोड़ा, उसने रिएक्शन में उसके 4 दांत हाथ में दे दिए, ले एक के बदले एक तोड़ता तो तब तो न्यूटन सर का थर्ड आपका एक्शन रिएक्शन होता, वहां तो जबरदस्त बुलेट रिएक्शन लग रहा है। पता चला एक आदमी घर में पीटने गया, वहां के सारे निकल करके उसको अधमरा कर दिया, और कभी कभी तो अल्लाह को भी प्यारा हो गया लल्ला, है ना, तो वो एक्शन एंड रिएक्शन नहीं, वो जबरदस्त रिएक्शन हो गया। ऐसा मत करिएगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट, जब आपका किसी भी एक्शन का इक्वल लेकिन अपोजिट हो, वही आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है, याद रखिएगा। एक्शन का मतलब फोर्स, रिएक्शन का मतलब भी फोर्स, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे होता है, बट दे आर सिमल्टेनियसली एक्ट्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर आपका काम करते हैं। तो ये था आपका नाम। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके प्रैक्टिकल के लिए आपका नाम, जैसे सपोज के लिए अगर आपके स्कूल में न्यूटन का थर्ड लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन आपका दिया हो, तो स्प्रिंग बैलेंस ले लीजिएगा ना, स्प्रिंग बैलेंस, एक फास्ट स्प्रिंग बैलेंस ले लीजिएगा। इनमें आपका नाम ये हुक लगा होता है, और एक दूसरा आपका नाम स्प्रिंग बैलेंस ले लीजिएगा। ये सेकंड, ये फास्ट स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ये सेकंड स्प्रिंग बैलेंस आपका ले लीजिएगा। आपका इसको ए बी भी आप कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं। इनमें स्प्रिंग लगी होती है अंदर, ऐसे करके, तो जब आप इसको इसमें खींचेंगे, अगर ये यहाँ से 4 न्यूटन का शो करेगा, तो ये यहाँ से भी 4 न्यूटन का ही शो करेगा, याद रखिए।
एक तरफ से आप इसको मतलब कहने का मतलब इसमें वॉल में आपका इसको फिक्स कर दो हुक से आपका, दिस इज कॉल्ड द हुक। ये आपका हुक हो गया, ये भी आपका दोनों के हुक को फंसा दीजिए आपका नाले पर से, और इधर से आप अपनी फिंगर से इसको, ये आपने किया, इसके हुक से गए, आप जैसे इसको खींचेंगे अपनी तरफ को खींचेंगे अपने हाथ से, तो अगर ये 4 न्यूटन दिखाएगा तो ये भी आपका 4 न्यूटन। इसका मतलब इफ वी टेक 2 सिमिलर स्प्रिंग बैलेंसेस ए एंड बी, या फर्स्ट एंड सेकेंड, जो भी कहें आप ए बी करिए या फर्स्ट एंड सेकेंड आप कहिए, तो दोनों इसमें आपका ना देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ दे आर लिंक, दे आर अटैच विद ईच अदर विद हुक, आपका एज शोन इन फिगर। तो अदर एंड्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंसेस, एक को आपका ना ए या फर्स्ट को आपने क्या किया, आपने वॉल के साथ इसको अटैच कर दिया, या और दूसरे इसके साथ आपने दूसरे को आपने क्या कर दिया, अब इसके साथ हुक दोनों के जोड़ दिए, लिंक कर दिया एक दूसरे के साथ, और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, पुल करना है, खींचना है आपका। तो इसमें ऊपर से रीडिंग होती है, इसमें आपका ना ऐसे करके रीडिंग होती है 1 2 3 4 आपका ऐसे 5 करके, इसमें भी 1 2 3 4 ऐसे स्प्रिंग होगी। तो अगर ये यहाँ आपका जैसे 4 न्यूटन पे अगर आपका दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे भी आपका ना 4 न्यूटन पे ही दिखाएगा। ये मैंने आपका कहा था ना, एक को आपने फिक्स ऑन द वॉल करना है, पुल द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, अपने फ्री एंड इसका स्प्रिंग का करना, आपने इसको खींचना है राइट साइड से अपने हैंड पे। तो आप क्या पाएंगे, व्हाट विल यू फाइंड दैट, कि बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेज शो द सेम रीडिंग ऑफ जैसे 4 न्यूटन, या कोई जरूरी नहीं है ये 3 न्यूटन अगर ये दिखाएगा तो ये भी आपका 3, इसको जितना खींचेंगे ये भी उतना ही खींच करके आएगा आपका ना। तो बोथ स्प्रिंग शोज दैट द सेम फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन या 2 न्यूटन या 4 न्यूटन, जो भी आपका नाम दिस कैन शो दैट द एक्शन एंड द रिएक्शन। ये इसको खींच रहा है तो ये भी इसको अपनी तरफ कोई खींचेगा आपका नाम। तो एक्शन और रिएक्शन में क्या होगा, जितना एक बॉडी दूसरी बॉडी पे आपका फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पे उसको उतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्सेस को लगाएगा। क्लियर होगा ये? तो जल्दी करिएगा, फिर मैं इसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडीज का बताता हूँ। फिर एक और एग्जांपल अब देखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बाद में ही आपका एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, 2 अलग अलग बॉडीज पे आपका नाम देखो एक्शन और रिएक्शन काम कर रहे हैं आपका नाम देखो। तो सपोज ये आपका नाम टेबल का सरफेस है, टेबल सरफेस या टॉप सरफेस ऑफ टेबल भी आप कह सकते हैं, या आपका जो अर्थ है जहाँ मैं खड़ा हूँ आपका नाम, ये आपका ये वाला सरफेस है आपका, जिसको आप फर्श कहते हैं आपका नाम देखो, ये वाला सरफेस, जिसको आप ग्राउंड भी आप कह सकते हैं आपका नाम। इसमें आपने अब एक बॉक्स आपने इसमें रखा, बॉक्स इधर से इधर, तो देखो ये ग्राउंड है या टेबल सरफेस है या कोई टॉप सरफेस है, जो भी आप कहें। तो उसमें देखो सपोज अ बॉक्स, ये जो बॉक्स है आपका नाम देखो, दिस इज द, ये इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे आपका देखो रेस्ट कर रहा है आपका। इसका मतलब द बॉक्स इज एक्सल्टिंग डाउनवर्ड फोर्स। तो बॉक्स क्या करेगा, नीचे की तरफ आपका नाम जो है डाउनवर्ड फोर्स आपका नाम लगाएगा ऑन इट्स वेट, देखो ऑन इट्स वेट ऑन द ग्राउंड। अब यहां पे मैं अगर एग्जांपल की बात करता हूं, तो ये मैंने अपना हाथ है आपका देखो नाम, या ये मैंने अपना हाथ ले लिया, ये ग्राउंड है, सरफेस है, आप ये बॉक्स है, ये जो ऊपर से मैंने बंचेज जब बुक्स रखी है, ये आपका बॉक्स, इसको मान लीजिएगा आप करा देंगे। तो ये अब ये बॉक्स है, द बॉक्स इज आपका नाम रेस्टिंग ऑन दिस सरफेस, ये टेबल आपका मान लीजिए या ग्राउंड मान लीजिए आपका नाम, इसमें आपने रखा है। तो क्या होगा, इनको जो किताबें मैंने बॉक्स ले रहा हूँ मैं इसको, इनका अपना क्या होगा, वजन होगा। अब तो वजन होगा, तो ये वजन क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ आपका क्या होगा, लग रहा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ना दो एक्सर्टिंग अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन इट्स वेट ऑन द ग्राउंड। तो ना दिस इज द डाउनवर्ड, ये जो नीचे की तरफ ये जो डाउनवर्ड वेट लग रहा है आपका देखो ऑफ द बॉक्स का आपका ना देखो इज बैलेंस्ड बाय एन इक्वल अपवर्ड
फोर्स सप्लाइड बाय द ग्राउंड। तो ये अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने रखा हुआ ग्राउंड पे, देखिए ये ग्राउंड पे, तो जब इसके वजन से, बॉक्स के वजन से या बुक्स की वजन से ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हो, तो मेरा ये जो हाथ है ये भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ आपका अपवर्ड फोर्स लगाएगा आपका ना। तो बैलेंस एंड इक्वल होगा, ऊपर की तरफ को आपका लगाएगा, अब धकेलेगा नहीं लेकिन ऊपर की तरफ, जिससे बैलेंस रहेगा आपका ना। देखो जैसे ये कहने का मतलब है आपका ना, देखो तो ये बैलेंस बाय एन इक्वल अपवर्ड फोर्स सप्लाइड बाय द ग्राउंड आपका नाउ। इज इट क्लियर? तो नाउ इसका मतलब नाउ द फोर्स, जो ये फोर्स है आपका नाउ, देखो दिस इज द एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ बॉक्स। तो ये जो वेट ऑफ बॉक्स ने जो फोर्स आपका एक्सर्ट किया है, एच नाउ दैट इज एक्शन, वो आपका क्या है, एक्शन है। ये देखो जैसे ये बॉक्स था, अब यहाँ पे मैंने आपको इसको दिखा रहा था मैं, ये आपका देखो ये ग्राउंड हो गया, ये पूरा ग्राउंड हो गया। देखो इसमें नीचे की तरफ आपका नाम क्या लग रहा है, इसके वेट, इसके भार से आपका नाम, देखो ये जो भार है ये आपका क्या होगा, एक्शन। लेकिन इस बॉक्स में ऊपर की तरफ आपका नाम, ऊपर की तरफ आपका क्या होगा, ये भी आपका एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को आप क्या कहेंगे, रिएक्शन आपका कहेंगे। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये हो गया आपका नाम, देखो दिस एक्शन एंड इट एक्ट्स ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे आपका काम करेगा। नाउ का देखो दिस इज, ये ग्राउंड पे आपका काम करेगा। वेयर एच द फोर्स, जो फोर्स होगा एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ग्राउंड भी आपका नाम उस पर फोर्स आपका एक्सर्ट करेगी आपका नाम, देखो ऑन द बॉक्स पर। इस रिएक्शन, वो आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा, याद रखिएगा। दैट विल बी कॉल्ड द, जो बॉक्स लगाएगा वो आपका एक्शन होगा, और जो बॉक्स पर ग्राउंड लगाएगा वो आपका देखो रिएक्शन होगा। एंड इट एक्ट्स ऑन द बॉक्स, और ये ग्राउंड आपका बॉक्स पर आपका क्या करेगी, लगाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस द बॉक्स इज इक्विलिब्रियम, इसमें बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस इट नाइदर गोज अप, इसलिए ना तो ये ऊपर जाएगा और ना तो नीचे आएगा। बॉक्स ना तो नीचे आएगा ना ग्राउंड उसको आपका ऊपर धकेल पाएगी, आपका याद रखेगा। तो द एक्शन ऑफ द बॉक्स मस्ट बी इक्वल। तो अब इसका मतलब द एक्शन ऑफ बॉक्स, जिसको आपने एक्शन ऑफ बॉक्स इज इक्वल, लेकिन ये आपका नाम इज द एक्शन ऑफ ग्राउंड, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन आपका ये माइनस इन अपोजिट आपका डायरेक्शन में होंगे, याद रखना। तो ये आपका क्या होगा, एक्शन, और ये जो बॉक्स जो ग्राउंड एक्शन कर रही है, तो ये आपको इसको क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड इन अपोजिट डायरेक्शन। Is it clear? So this is called the action and reactions act on two different bodies. एक बॉडी क्या है इसमें, बॉक्स है, एक बॉडी फर्स्ट, जिसका फर्स्ट बॉडी आपका वो क्या है, बॉक्स क्या कर रही है, डाउनवर्ड लगा रही है। डाउनवर्ड क्यों लगा रही है, क्योंकि बॉक्स हैज अ वेट। सेकंड, इसमें सेकंड बॉडी क्या है, ग्राउंड। तो ये आपका क्या करेगी, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या करेगी, आपका लगाएगी। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द एक्शन, और ये आपका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन आपका। क्लियर है जनाब, क्लियर? डू इट प्लीज। फिर इसके बाद इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई somebody will ask you that आपका कि what is the third law of Newton, तो आप सीधा you can say that आपका the third law of Newton is also known as your action and reactions. अगर somebody will ask you that आपका what is the definition and how you will define the third law, तो आपका आप सीधा whenever one body exert a force on the another body, then the second body also
exert an equal and opposite force on the first body, या 2 every action there is an equal and opposite reaction आप कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल किया आपका डेली एक्सपीरियंस का है आपका, हाउ डू वी वॉक, हम घूमते कैसे हैं, हम चलते कैसे हैं आपका राउंड अबाउट। क्योंकि जब आप चल रहे हैं इसका मतलब आपके जो पंजे होते हैं, आपका पाँव, वो आपका ना आपके पाँव फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड ग्राउंड को पीछे की तरफ आपका क्या करते हैं, फेंकते हैं, और रिटर्न में ग्राउंड आपका क्या करता है, इट पुशेस आवर फीट अपना फॉरवर्ड, ये आपका आगे की तरफ का आपका फेंकते हैं। द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन आवर फुट मेक्स अस वॉक फॉरवर्ड, आपका ना ये होता है। इसका मतलब इसमें भी आपका क्या है, एक्शन और रिएक्शन आपका ना, इसका मतलब व्हेन एवर we walk on the ground, then our feet pushes the ground backward and in return, और बदले में आपका नाम क्या मिलता है, आपका नाम देखो, दिस इज द ग्राउंड ऑल्सो पुशेस आवर फुट फॉरवर्ड, तो वो भी हमारे पाँव को अपना पुश करता है आगे की तरफ। नाउ द फॉरवर्ड, नाउ रिएक्शन exerted by the ground on our feet, या our foot भी आप लिख सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का आपको ध्यान होगा ही कि सिंगुलर फुट हो गया और प्लूरल आपका क्या होगा, फीट हो गया, है पता कि नहीं है? खाली गर्दन मत हिलाइएगा। मेक्स अस नाउ दिस वॉक, इसी के कारण हम आगे की तरफ आपका बढ़ते हैं। क्या पता चला, आप जो घूम रहे पीछे की तरफ जब जाते हैं या आगे की तरफ आप जाते हैं, तो ये खुद ही आप आभास कर लीजिएगा कि एक्शन कौन सा हो रहा है और रिएक्शन कौन हो रहा है। अब इसमें अब जो एक स्पेशल नोट है, यानी कि जब आप घूम रहे हैं ग्राउंड पे, तो आपके जो पाँव है या आपके फुट है, आपका नाम ये आपका ये ग्राउंड को पीछे की तरफ आपका धकेलते हैं, और इन रिटर्न और बदले में ग्राउंड आपका आपके पाँव को आपका आगे की तरफ आपका धकेलता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपका जो एक्सर्टेड आपका बाय द ग्राउंड है, इसी के कारण आपके जो पाँव आपका नाम आप वॉक फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ आप जाते हैं या आप घूमते हैं। अब अगर इफ हाउएवर अगर आपका नाम देखो, द ग्राउंड इज स्लिपरी। आजकल तो वैसे भी आपने देखा होगा कि बारिश के दिन है, आपका जो डाउन पाइप आता है, आपका देखो लगातार अगर बारिश हो रही है, आपका जो छत से डाउन पाइप लेके आता है, आपने देखा उसमें काई जम जाती है, देखा ग्रीन कलर की, क्या कहते हैं उसको, एल्गी। एग्जैक्टली आपका नाम देखो बिल्कुल। तो ग्राउंड इज आपका जब स्लिपरी आपका हो जाता है, और इफ देयर इज ऑल आइस, अभी आइस के लिए आपका तो बर्फ गिरती नहीं, लेकिन फिर भी अगर दिसंबर के महीने में बर्फ गिरेगी तो कभी आप ऊपर नैनीताल की तरफ जाइएगा, और नहीं तो अगर मौका मिले कभी बद्रीनाथ वगैरह, तो वहाँ तो आइस ही आइस है, नो राइस ओनली आइस। व्हाट इज योर चॉइस, ये तो आप ही बताएंगे, ठीक है ना। तो ना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक। तो जब भी आपका नाम ग्राउंड स्लिपरी होता है, और उसको भी छोड़िए, कभी क्या आपने अब देखा होगा चप्पल, आपके जो जूते होते हैं ना, इसमें अब मैं ऐसे
पब्लिक को दिखाऊंगा तो कहेंगे जूता दिखा रहा था। अभी ये पब्लिक का तो ये भी है ना दूसरा, अपना काम नहीं हो सकता उनसे। लेकिन लेकिन क्या आपने देखा, आप स्लीपरी ग्राउंड की बात छोड़िए, अगर आपके जो बाथरूम स्लीपर्स होते हैं जब नए आप खरीदते हैं उसमें क्या होता है, ग्रिप बनी होती है, या आपके स्कूटर के, मोटरसाइकिल, साइकिल के टायर देखे होंगे, जब उनकी ग्रिप आपकी घिस जाती है और आप ब्रेक मारते हैं तो सीधा कोई बेचारा जा रहा है उसी को लेकर के आप आगे तक चले जाते हैं, टायर ब्रेक ही नहीं लग रहा ना। या आप सीधा से किसी की कार के नीचे घुस गए और फिर अंकल चलाने नहीं आता क्या, ब्रेक ढंग से नहीं मार सकते, गलती अपनी करते हो और हेगड़ी दूसरे को दिलाते। 12 वो तो मस्ती की बात थी। अगर आपका ग्राउंड आपका स्लीपरी हो या ग्राउंड में आपका आइस हो, बर्फ जम गई हो, आइस का मतलब स्नो नहीं होता, स्नो जब आपका सॉलिडिफाइड हो जाता है उसको आपका आइस कहते हैं, और फिर पाला गिर जाता है जैसे ड्यू, ओस, तो ना जैसे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक। इसमें आपका घूमना बड़ी मुश्किल हो है, पता चला कि ऊपर सीधा शॉर्टकट ऊपर से नीचे ही आपका आ गया। आइस बेल्ट आपके यहाँ हिमाचल में आपने स्कीइंग के लिए, आपके यहाँ उत्तराखंड में भी कहीं स्कीइंग होती है, आइस की बेल्ट कहीं सुनी नहीं सुनी? ऋषिकेश में कहाँ होती है? बर्फ गिरना, बर्फ गिरने के बाद जमना देखना, दोनों चीजें। उसमें फिर क्या होते हैं, आर्मी वालों के जो स्नो शूज होते हैं उनमें नीचे से कीलें भी लगी होती हैं, जो ग्रिप बने होते हैं, क्या कहते हैं आपके जो दौड़ने, स्पाइक्स। एग्जैक्टली, स्पाइक का मतलब क्या हुआ, कांटे जैसे। तो गाड़ियों में भी क्या होता है, हमारे यहाँ जोशीमठ वगैरह में जो होती है, हमारी आर्मी की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, स्नो को काटने के लिए टायर में आपका चेन लगी होती है, जो भैंस बांधने वाली चेन होती है ना, ऐसे गाड़ी के टायर में चेन, तो वो काटती आगे तो गाड़ी स्लिप नहीं करती। मेरा तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जोशीमठ में बद्रीनाथ के पट खुलने, जब मेरे फादर वहाँ कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। और दूसरा आइस बेल्ट में इसलिए पूछ रहा हूँ, जोशीमठ से ऊपर 6 किलोमीटर होगा जोशीमठ, नाम सुना है? ये बद्रीनाथ जाने के रास्ते में एक स्टेशन है। इस जोशीमठ से ऊपर जब आप जाएंगे 6 किलोमीटर ऊपर या 7, ये सुनील गांव है, सुनील, इसका नाम ही सुनील। यहाँ आईटीबीपी है, आईटीबीपी, और यहाँ केंद्रीय विद्यालय भी है सुनील। यहाँ से ऊपर 7 किलोमीटर ऊपर, 7 किलोमीटर ऊपर एक जगह है जिसका नाम ओली। ओली इज द स्कीइंग सेंटर। बर्फ की जो बड़ी बेल्ट होती है, 8-10 आपका 9 फुट नीचे बर्फ जम जाता है और कई किलोमीटर्स तक स्कीइंग करने के लिए आपका उनको यहाँ से चकलवा तक 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की बेल्ट चाहिए लोगों को आपका नाम। तो ये जोशीमठ से ऊपर है, जोशीमठ से नीचे मारवाड़ी है, मारवाड़ी, मारवाड़ी से आगे आपका पांडुकेसर पड़ेगा। पांडुकेसर में आपका गुरु गोविंद घाट है, यहाँ से ऊपर घगरिया, हेमकुंड साहिब, और यही पांडुकेसर से आगे हनुमान चट्टी होते हुए लॉर्ड बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर किसका मंदिर है बताओ? तुम लोग का जीके उत्तरांचल में रह रहे हो और बिल्कुल खत्म है। बद्रीनाथ में विष्णु भगवान, और बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ इसकी यात्रा होती है। जो लोग बद्रीनाथ जाते हैं वो केदारनाथ जरूर उसको सच्ची यात्रा मानी जाती है। बीच में एक पहाड़ आता है जिसको आपका नल नील पहाड़ कहते हैं। पहले जो बद्रीनाथ की पूजा करते थे वही केदारनाथ भगवान की भी यहाँ पूजा करते थे, भोग लगाते थे, तब उसके बाद अपना खाना खाते थे। एक बार रास्ते में क्या हो गया कि बद्रीनाथ की पूजा करते करते नल नील पहाड़ पे जा रहे थे, तो हमारे यहाँ पहाड़ में एक फल होता है आपका येलो येलो कलर का, पकने के बाद जिसमें दाने दाने छोटे होते चेरी की तरह, दैट इज कॉल्ड हिसालू। हिसालू को अगर दिन में खाओगे तो लूज मोशन हो जाएगा, याद रखिएगा। गरम हिसालू कभी नहीं खाए जाते, या तो मॉर्निंग में खाया जाता है उनको। वो बेर हो गए एक तरफ के, जैसे रामचंद्र जी गए थे 14 साल के वनवास में, एग्जाम आप गए थे ना, एक्सेल 14 ईयर्स एग्जाम, तो जो कंद मूल फल होते थे वो क्या होते थे, ये किलमोड़ी, हिसालू, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरी होता है, ऐसे हमारे यहाँ पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी की तरह बिल्कुल एक फल होता है जिसको बियर का बहुत, भालू का बहुत प्रसिद्ध फल होता हो, दैट इज कॉल्ड द भमारू।
काफल, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये सब आपका नाम उस समय के कंदमूल फल ही हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, पंडित जी ने रास्ते में बिना पूजा किए केदारनाथ भगवान के मंदिर की पूजा, पहले आमने सामने थे, बद्रीनाथ और केदारनाथ में ज्यादा नहीं है अंतर, 2-3 किलोमीटर का अंतर है। तो वो जैसे हिंसालू खाने लगे तो वो भी पत्थर के बन गए और नल नील पहाड़ आकर के। अब आपको बद्रीनाथ से जब केदारनाथ जाना है तो बद्रीनाथ से अगेन यू विल कम बैक टू द जोशीमठ, जोशीमठ से आप कर्णप्रयाग आएंगे, कर्णप्रयाग से आप गौचर आएंगे, गौचर से आप रुद्रप्रयाग आएंगे और रुद्रप्रयाग से फिर आप अगस्त मुनि को जाएंगे, आप तिलवाड़ा, अगस्त मुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग इज द लास्ट स्टॉपेज बस का, फिर वहां से आप चढ़ाई चढ़ते हैं और रुद्रप्रयाग से एक रोड आपका केदारनाथ को चली जाती है, एक फिर आजकल बन गई है पोखरी के लिए बन गई है, और एक आपका इधर श्रीनगर गढ़वाल होते हुए कीर्तिनगर होते हुए आपका देवप्रयाग, ब्यासी, ऋषिकेश को आ जाती है। अब मैंने तो आपको उत्तरांचल का नक्शा भी आपका आधा बद्रीनाथ केदारनाथ का बता दिया। अब आपके स्कूल टीचर को पता है नहीं पता, मुझे इसलिए क्योंकि मेरे फादर कमांडिंग ऑफिसर हैं और बद्रीनाथ की पूजा जो सबसे पहले दी जाती है वो बॉर्डर रोड्स देता है, आर्मी भी नहीं देता, बॉर्डर रोड्स देता है। तो ऐसे नहीं, आइस की बात कर रहा था, तो स्कीइंग सेंटर हमारे यहाँ जो है वो ओली में है, जोशीमठ से 14 किलोमीटर। आपको रोपवे भी लग गया, जैसे आपका नैनीताल में रोपवे कहाँ कहाँ है आपके उत्तरांचल में, जरा बताइए तो। 9th में पढ़ रहे हैं आप, स्कूल जाते हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आपके स्कूल में क्या खाली आपकी शकल देखने के लिए मास्टर बुलाते हैं, फीस लेने के लिए? कहाँ कहाँ आपके रोपवे हैं हमारे यहाँ? नैनीताल में रोपवे है। आप हरिद्वार में जाते हैं तो आपने हरिद्वार में दोनों तरफ मनसा देवी, और इधर जब आप अपने यहाँ से जा रहे हैं नगीना धामपुर से, या आप हल्द्वानी से जा रहे हैं, काली माँ का जो मंदिर है ऊपर, और उसके बाद आपका कहाँ है, मसूरी, मसूरी में ऊपर जो गन हिल जाते हैं, खाली बैठे हुए हैं। कभी कभी जाया करो घूमने के लिए, माँ बाप के कहना पैसा जमा करके क्या करोगे, कहना हम खुद कमा लेंगे, कहने कभी कभी 1 साल में 2 बार घूमने ले जाया करो, कहना नहीं तो 1 बार तो ले जाएगा। आपको कोस कोस में बदले पानी और कोस कोस में बदले वानी। आप यहाँ से जाओगे नैनीताल जाओगे, वहाँ की लैंग्वेज में आपका पिथौरागढ़ जाओगे, आपका वहाँ की लैंग्वेज में, अल्मोड़े की लैंग्वेज में, उसके बाद आप जब ग्वालदम जाओगे तो ग्वालदम से आगे आपका गढ़वाल लगने लग जाता है, तलवाड़ी, थराली, नारायणबगल, नोली, बगोली, नलगांव, सिमली, सिमली से एक रोड बद्रीनाथ कर्णप्रयाग के लिए चली जाती है, सिमली से 7 किलोमीटर कर्णप्रयाग रहता है, और सिमली से ही एक रोड आगे गैरसैंण होती हुई रानीखेत होती हुई आपके यहाँ फिर हल्द्वानी को आ रही है। रानीखेत आपका देख लो, रानी का खेत रहा होगा वहाँ, अल्मोड़ा न्यूयॉर्क ऑफ उत्तरांचल जिसको आप कहते हैं, मसूरी पहाड़ों की रानी जिसको आप कहते हैं, नैनीताल फॉर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लेक 7 लेक्स के लिए आपका प्रसिद्ध है। गए कभी आप? कहाँ कहाँ हैं? चलो ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं रोज, लोगों को तो ये भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, कहाँ कहाँ है जी? नैनीताल में एक लेक है, दूसरी आपकी भीमताल है। भीमताल में देखा पानी के अंदर, पानी के डेल्टा जैसा एक रेस्टोरेंट आपका ना, जो पानी के बीचों बीच में, ताल के बीचों बीच में है, देखा है? उसके बाद वहीं भीमताल से नकुचिया ताल, नकुचिया ताल का है भीमताल के आसपास है, और फिर उसके बाद 7 ताल का है, पता है? उस आसपास का मतलब क्या? आसपास का मतलब पास पास आसपास नहीं। ये जब आप यहाँ से जाते हैं, देखो हल्द्वानी से चढ़ाई चढ़ करके ये भीमताल लेक है आपका पूरा, ये यहाँ से आपका लेक के पास से ये छोटी मोटरसाइकिल जाकर के यहाँ पे मिल जाती है, ये पूरा आपका भीमताल लेक है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ठीक बीच में पानी में भी है। यहाँ से जब आप जाएंगे ऐसे रोड से, यहाँ से अगर आप कार से जा रहे हैं तो यहाँ से आप यहाँ जाके, यहाँ से एक रोड आपका ये बाईपास भी है, और एक आपका मार्केट भीमताल को भी चले जाता है, और एक आपका ताल के नीचे से यहाँ ऊपर को ये चले जाता है आपका नाम नकुचिया ताल। और यहीं से जब आप भीमताल से ऊपर चढ़ेंगे तो मेहरा गांव जाएंगे, मेहरा गांव से ग्राफिक है, एक तो चलेगी भमाली को, और एक नीचे को जब आएंगे
यहाँ 7 ताल है। अब ये 7 ताल का है, 7 मैंने देखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली मतलब मैं इनको, जैसे यहाँ पे राम ताल है, लक्ष्मण ताल है, हनुमान ताल है, सीता ताल है, अंगद, ऐसे 7 ताल है, 7 जुड़े हुए हैं एक साथ। यही 7 ताल यहाँ बोटिंग वगैरह होती है, बड़ा अच्छा टूरिज्म का है। यहाँ बोटें बनती हुई दिखाई देंगे आपको। आप पूछेंगे उनसे कौन सी लकड़ी से आपका ये बोट बनाते हैं, आपको बताएंगे। आप वहाँ पे देखो बोट कैसे बनती है। जिस बोट में आप जाते हैं ऐसे नहीं बनती, 2-2, 3-3 साल में एक बोट तैयार होती है। और जिस बोट में आप बैठते हैं उसकी कॉस्ट 3-3, 4-4 लाख होती है। आप क्या लकड़ी के फट्टे लगाए और चल दिए। इसी में यहीं से ऊपर आपका हिडम्बा धाम मंदिर है, 3.5 किलोमीटर ऊपर। जाइए कभी। आपके पास तो इतने ब्यूटी, आप इसी में जब यहाँ से भीमताल से ऊपर मेहरा गांव से इससे पहले आगे एक आपका ओखलकांडा को रोड जाती है आपका ऊपर। इसी ओखलकांडा में मैं नाम से एग्जैक्ट, ये यहाँ से जागेश्वर को भी आगे जाके, और यही हल्द्वानी के भट्ट लोग हैं, उनको महाराज जी का मैं नाम बोल रहा है। वहाँ पे आपका इस समय साउथ एशिया का सबसे बड़ा धन कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र अभी लगाया हुआ है वहाँ पे, कल्याणी महाराज। ये जो कल्याणी महाराज है ये हल्द्वानी के हैं और लोग इनको जानते नहीं है। साउथ में सारे लोग जानते हैं, फॉरेन में सारे। यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय जाता है। यहाँ बच्चों के संस्कार देखिए, आप खाना खाते हैं सर में हाथ धो करके, अपनी प्लेट आपको खुद धोनी पड़ती है, संस्कृत महाविद्यालय। और दूर से इस कल्याणी महाराज के आश्रम को जब आप सामने 2 किलोमीटर सामने से देखेंगे, ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले ने एक अलग से एक पहाड़ ट्रायंगल शेप में बना होता है। और बाबा जी यहाँ से कल्याणी महाराज जब आते हैं, अभी मई, जून, जुलाई अभी वही होंगे, मेरे को भी जाना है एक बार अभी, तो वहाँ जाते हैं। वहाँ से बच्चों को आवाज़ लगाते, सुबह भ्रमण में रहते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अपने यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे मंदिर, वहाँ से आवाज़ लगाते, बच्चों कैसे? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा जी हम ठीक है, गुरु जी ठीक है। दाल राम, रोटी के लिए दाल राम चाहिए, रोटी राम चाहिए, नमक राम चाहिए। पहले तो मैं भी कंफ्यूजन हूँ, तो हर चीज़ के पीछे राम लगाते हैं वहाँ के बच्चे। गवर्नमेंट एनजीओ की मदद से भी एक संस्कृत महाविद्यालय चलता है वहाँ पे। आपके पास इतनी ब्यूटीफाइंग आपका नाम प्लेसेस यू हैव, आपका नाम उत्तरांचल, जाकर के देखिए। इवन द नॉट ओनली दैट, आप वहाँ जाइए, आप देवप्रयाग जाइए। देवप्रयाग में अगर ऊपर से एक लोटा गिर गया ना आपका, एक पत्थर भी, तो सीधा नीचे अलकनंदा में, मंदाकिनी में जाता है। पूरे पत्थरों में, ऐसे पहाड़ों में बने हुए हैं आपका। और वहाँ के सारे IAS IPS लोग हैं। साल में एक बार बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करवाने के लिए भी आते हैं वो लोग, IPS IPS। अब आप लगा लीजिए, गंगोत्री यही है, यमुनोत्री यही है, पिंडारी ग्लेशियर यही है, आपका देखिएगा। तो आपको एक बार अगर आपके पहाड़ों से कनेक्टिविटी, आपके मकान है, यू मस्ट हैव टू गो आपका नाम। और आजकल तो वहाँ बरसात का सीजन शुरू हो गया, हर जगह से पानी निकल रहा हो, ठंडा ठंडा पानी पीजिएगा, उसी को आपका सॉफ्ट वाटर कहा जाता है, वो डाइजेस्ट करता है आपके खाने को। यही हो, ये मेरा 12, मैं यहाँ पे आइस की वजह से इन सारी चीज़ों पे मैंने आपको टूरिज्म पे भी बात कर ली मैंने। तो हैव ए नाइस इवनिंग, गॉड ब्लेस यू। कल इसके आगे जाएंगे।